हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया एमएचडी वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम सारा यूनिट कवर करेंगे, तो जिसका ये पार्ट 2 है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो देखिए भूमिका जो है ऑलमोस्ट सभी में पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड सभी चीज़ों में सेम होगी कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध वीर गाथात्मक महाकाव्य है। ठीक है, वीर गाथात्मक का मतलब मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि वीरों की गाथा या बहादुरी की कहानी से जो संबंधित होते हैं उसी को वीर गाथात्मक कहते हैं। ठीक है, इसके जो रचयिता थे वो आपके चंद्रप्रदायी माने जाते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन युद्ध और वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनकी भाषा जो है साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदी के विकास काल की भाषा का भी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या रही है। तो डिंगल और पिंगल का प्रभाव। डिंगल क्या है? डिंगल आपकी प्राचीन राजस्थानी की वीर रस प्रधान काव्य भाषा को डिंगल बोला जाता है। ठीक है, कि प्राचीन जो पहले के टाइम में राजस्थानी की जो वीर रस होती थी, वीर रस प्रधान महाकाव्य को काव्य की भाषा जो होती थी। और पिंगल मतलब जो कोमल और काव्यात्मक शैली की जो भाषा होती है उसे पिंगल बोला गया है। तो डिंगल और पिंगल का प्रभाव। ठीक है, तो डिंगल मीन्स प्राचीन राजस्थानी वीर रस प्रधान काव्य और पिंगल मीन्स कोमल और काव्यात्मक शैली की जो भाषा रही है उसे पिंगल बोला जाता है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा पर राजस्थानी की डिंगल शैली का विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए डिंगल भाषा अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। कि ये बताया था मैंने, वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए आप यहाँ पे सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है डिंगल। साथ ही कुछ स्थानों पे पिंगल शैली का भी प्रयोग होता है जिससे भाषा में काव्यात्मकता आती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका मिश्रित भाषा का प्रयोग। मिश्रित भाषा का प्रयोग। इस ग्रंथ की भाषा किसी एक क्षेत्रीय भाषा तक सीमित नहीं है। ठीक है, कोई एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है इसमें। अपभ्रंश रहे हैं राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती तथा संस्कृत के शब्दों का भी यहाँ पे हमें मिश्रण देखने को मिल जाता है। इसी कारण हम इसको मिश्रित या संकर भाषा भी कहते हैं। संकर मतलब मिली जुली या मिश्रित को ही संकर भाषा बोला जाता है। ठीक है, मिली जुली या मिश्रित भाषा मतलब एक तरीके से समझिए मिश्रित या संकर एक ही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है वीर रस के अनुकूल भाषा। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है। ठीक है, इसके लिए इसकी भाषा में ओज, उत्साह, जोश, पराक्रम की भावना प्रमुख रूप से व्यक्त होती है। ठीक है, तो ओज मतलब होता है शक्ति, तेज, उत्साह। ठीक है, ओज, उत्साह, जोश, पराक्रम की भावना यहाँ पे मुख्य रूप से आपको अभिव्यक्त होती है। यहाँ पे पराक्रम का मतलब है वीरता और बहादुरी। युद्धों के वर्णन में भाषा अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान बन जाती है। ठीक है, युद्धों के जब युद्ध के वर्णन होते हैं तो उसमें भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और ऊर्जावान बन जाती है। संस्कृत शब्दों की प्रचुरता हमें इसमें देखने को मिलती है। तत्सम शब्दों का यहाँ पे व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया है। इस काव्य की गंभीरता और साहित्यिक महत्ता इससे बढ़ जाती है। साहित्यिक मतलब साहित्य से संबंधित। ठीक है, उसके बाद तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग। संस्कृत शब्दों के साथ लोक जीवन में प्रचलित तद्भव और देश शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इससे भाषा जो है आपकी सहज, स्वाभाविक और जन सामान्य के निकट बन जाती है। उसके बाद अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यानी कि रासों में कुछ स्थानों पर मतलब पृथ्वीराज रासों में कुछ स्थानों पर अरबी और फारसी के भी हमें मूल शब्द मिलते हैं। इससे उस समय के जो हमें सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्कों का भी पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क क्या रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अलंकारिक भाषा। मतलब काव्य में हमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस अलंकारों का कारण भाषा अधिक प्रभावशाली, आकर्षक और कलात्मक बन गई है। ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा मतलब पृथ्वीराज रासो की भाषा में जो है हमें लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। लोक प्रचलित शब्द देखने को मिलते हैं, मुहावरे देखने को मिलते हैं, कहावतें देखने को मिलती है, जिससे जीवंतता और सहजता आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छंदानुकूल भाषा। कवि ने विभिन्न छंदों जैसे कवित्व, दोहा, छप्पे, तोमर आदि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कवित्व मतलब हिंदी कविता का एक छंद। ठीक है, दोहा तो जानते हैं, दो पंक्तियों के बीच का जो छंद होता है। तोमर मतलब वीर रस में प्रयुक्त छंद। ठीक है, और छप्पे मतलब होता है कि 6 पंक्तियों वाला एक प्रसिद्ध छंद। ठीक है, छंदों के अनुरूप भाषा में लय, प्रभाव और संगीतात्मक दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें व्याकरणिक अस्थिरता। यह हिंदी के आरंभिक विकास काल का ग्रंथ है, इसलिए इसकी भाषा में हमें व्याकरणिक एक रूपता नहीं मिलती। शब्द रूपों, वाक्य रचना और वर्तनी में हमें अनेक ही भिन्नताएं देखने को मिलती है। उसके बाद है वर्णात्मक और चित्रात्मक। युद्ध, प्रकृति, राज दरबार, सेना और वीरों के वर्णन में भाषा आपको अत्यंत चित्रात्मक, पाठक के सामने घटनाओं का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भावानुकूलता। यहाँ वीरता का वर्णन है, वहाँ भाषा ओजपूर्ण है, मतलब जोश, शक्ति और उत्साह से भरी हुई है। ठीक है, वहीं प्रेम और श्रृंगार के प्रसंगों में भाषा कोमल और मधुर हो जाती है। इस प्रकार भाषा भावों के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या क्या आपके ये जो है पृथ्वीराज रासो की जो किताब है, मतलब इसमें हमें क्या क्या भाषा की विशेषताएं देखने को मिलती है। हमने डिंगल और पिंगल भाषा देखी, मिश्रित भाषा का प्रयोग देखा, वीर रस का अनुकूल भाषा देखी, संस्कृत शब्दों की प्रचुरता, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग देखा, अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिला। अलंकारिक भाषा रही है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, छंदानुकूल भाषा रही है, व्याकरणिक अस्थिरता रही है। ठीक है, वर्णात्मक और चित्रात्मकता हमें देखने को मिली है, भावानुकूलता देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष तौर पर कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है मिश्रित है, ओजपूर्ण है, मतलब जोश और उत्साह से भरी हुई है, अलंकारिक है तथा लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, ब्रज संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का भी हमें सुंदर
समन्वय देखने को मिलता है। हमें वीर रस की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, छंदों की विविधता, अलंकारों का प्रयोग तथा लोक भाषा की सहजता भी देखने को मिलती है। इसे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण भाषिक धरोहर मानते हैं। यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।